जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है डेट 5 अक्टूबर 2025 और हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि ये जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम ये जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, खास करके मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इस पर्टिकुलर सेक्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं बेहतर तरीके से, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन्ड वे में, और जितने भी एक्स्ट्रा स्टैटिक पॉइंट्स हैं या फिर उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से आज के टाइम पे उसका क्या रिलेवेंस है, ये सारी चीज़ें हम देख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता ही है, कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर की, ठीक है। असली कुंजी वही होते हैं, क्योंकि वही आपको बताते हैं कि क्या तैयार करना है, क्या छोड़ना है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सीरीज़ में दिस इज़ पार्ट 7, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दोस्तों से भी शेयर करिए। मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज में आगे। चलो, क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंश्योरेंस, सैनिटेशन, स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सैनिटेशन। ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब देखो, 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लो। जैसे कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि इनिशियली स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, या यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो देखो, पहले वर्तमान की हम बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में यूनियन में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में है 61 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट में है 52 सब्जेक्ट्स। ये तो वर्तमान की बात हो गई। लेकिन अगर पूछे कि जब संविधान नया नया आया था भारत में, यानी कि भारत में जब उसको लागू किया गया, जब बन करके, तो उस समय पे शुरुआत में कितने सब्जेक्ट्स थे। तो यूनियन में थे 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट में थे 66 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में थे 47 सब्जेक्ट्स। तो ये डेटा है इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर, यानी कि भारतीय खाद्य निगम किसके अधीन कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसी के तहत देखो एक एक्ट आया था, बेसिकली 1964 में एक एक्ट आया था। 1964 में उस एक्ट का नाम था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट, और उसी के तहत किसकी स्थापना हुई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अब ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि एक अम्ब्रेला टर्म जो होता है वो इसका क्या है, तो वो है इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वर्तमान में इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम लिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस रिक्वायर्स द टू बी शेयर्ड टू द रिसिपिएंट, यानी कि एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्राइवेट की, एनक्रिप्शन टाइप की, हैश कोड की, या फिर पब्लिक की। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पब्लिक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इन द लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा चुनाव के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो देखो, इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं और दोबारा मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लेना। लोकसभा और विधानसभा के लिए मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स, ठीक है। और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए मिनिमम एज होती है 30 वर्ष। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, यानी कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। देखो, ये 2021 में आया था क्वेश्चन,
उस हिसाब से तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा, लेकिन हमें देखना है आज के पर्सपेक्टिव से। तो अगर करंट की हम बात करें, वर्तमान में इस क्वेश्चन के रेलेवेंट कितना रेलेवेंट है ये, तो भैया फ्रांस होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक अलग आंसर, लेकिन आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई सारे और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, एक ट्रीटी हुई थी। कब? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ उसके बाद में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। और इसी ट्रीटी के अंतर्गत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। कितने मेंबर्स हैं? टोटल 187 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्स इसके आपको मिलेंगे जेनेवा में। और इसी को यानी इसी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। कब? 1969 में दिया गया था। आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, द टर्म नेशनल सिक्योरिटी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 डज नॉट इंक्लूड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? डिफेंस ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, भारत की रक्षा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो देखो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया। बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा में ये सारे चीजें आती हैं। क्या? भारत की रक्षा, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, भारत की सुरक्षा, ये सभी नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो दो प्रदेशों के बीच में जो पानी को लेकर के जो भी टेंशंस डेवलप होते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। वो दो स्टेट्स होते हैं, वो आपस में इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं जैसे भी होता है, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी केस नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, कई बार पूछता है कि ये जो एनएसए है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, 1980 में आया तो था, बट किस डेट को ये लागू किया गया था? तो ध्यान रखना 27 दिसंबर 1980। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एग्जैक्ट डेट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 65 ईयर्स, 55 ईयर्स, 50 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 65 ईयर्स। अब देखो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टैटिक के, जैसे पहली बात तो आर्टिकल 124 से 147 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और 124 में ही कहा गया है देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो 124 की बात हो गई। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950। ठीक है, ये हुआ था इसका एस्टैब्लिशमेंट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और जैसे कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। कब? 4 अगस्त 1958 को इसका वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है इसका इनॉग्रेशन किया गया था। वर्तमान में कितने जजेस हैं? तो 34, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर के 34 जजेस हैं, मतलब 34 जज हैं। और वर्तमान में जो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? जस्टिस BR गवई, पूरा नाम जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। और इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 में 5 रिट्स जारी की जाती हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो, ये 5 रिट्स होती हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के कौन से आर्टिकल में रिट्स जारी होती हैं? तो 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल में और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल में रिट्स जारी होती हैं। ठीक, तो हाँ, इतने सारे पॉइंट्स हो गए। तो दोबारा से देख लेते हैं कि मिनिमम रिटायरमेंट एज क्या होती है, मतलब मिनिमम क्या, जो एग्जैक्ट रिटायरमेंट एज होती है वो 65 साल होती है। अगला प्रश्न, विच डैम बिल्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, यानी कि महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को भी समाहित करता है? ऑप्शंस है हीराकुंड डैम, टिहरी डैम, नागार्जुन सागर डैम या फिर भाखड़ा नांगल डैम। तो महानदी पर डैम बना कौन सा है? ऑप्शन ए, हीराकुंड, दिस इज द राइट आंसर। टिहरी डैम ये आपको किस नदी पे मिलेगा? भागीरथी पे। नागार्जुन सागर मिलेगा आपको कृष्णा नदी पे।
और भाखड़ा नंगर मिलेगा आपको सतलज नदी पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूलर हु प्लांटेड a tree of liberty at श्रीरंगपट्टनम and also became a member of the Jacobin Club was, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था? ऑप्शन है टीपू सुल्तान, हैदर अली, सफदरजंग या फिर सादत खान। सही उत्तर है ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी प्रभावित था। ठीक है, फ्रेंच जो आइडिया है ये लिबर्टी है ना, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें, इनसे ये इन्फ्लुएंस था और ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया श्रीरंगपट्टनम में। कब? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1794 के करीब। ओके, और ये जेकोबिन क्लब का मेंबर भी था। ठीक है, चलो हाउ मेनी फंक्शनल आइटम्स हैव बीन प्लेस्ड विद द परव्यू ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? ऑप्शंस हैं 18, 24, 13, 10। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो 12th शेड्यूल है उसमें जो म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, जिनको एक अनदर लैंग्वेज में अर्बन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसमें कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 सब्जेक्ट्स। देखो अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लो, जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1902 में आया था, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में आया था और उसने ऐड किया था 11वां शेड्यूल। उसी 11वें शेड्यूल में क्या आती हैं? पंचायतें। तो 73वां संवैधानिक संशोधन, 11वां शेड्यूल और पंचायत, टोटल कितने सब्जेक्ट्स? 29। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। फिर इसी साल एक और संवैधानिक संशोधन आता है, वो होता है 74वां, ये भी 1992 में आता है और इसके तहत क्या ऐड होता है? शेड्यूल 12, 12वां शेड्यूल। और क्या होते हैं उसमें? म्युनिसिपैलिटीज। टोटल कितने सब्जेक्ट्स? 18। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिपीट करवा दूं तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, 11वां शेड्यूल ऐड होता है, पंचायतें आती है इसमें और पंचायतों में टोटल 29 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी साल एक और संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है, वो है 74वां 1992 में। शेड्यूल 12 ऐड किया जाता है जिसमें आती हैं म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपैलिटीज में टोटल 18 सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, चलो Which international documents is called as the International Magna Carta for all mankind? किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं यूएन चार्टर, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो देखो आप सभी को पता है, आज के पर्सपेक्टिव में थोड़ा बहुत अगर सोशल मीडिया फॉलो करते होगे या जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते होगे तो आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में जरा सी कहीं भी समस्या हो गई तो ह्यूमन राइट्स की बात सबसे पहले उठती है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सी बात है कि कुछ हो ना हो, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंसान को मिलने चाहिए। बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, जीने का अधिकार, खाने स्वच्छ हवा का अधिकार, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये इंसान को मिलना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स की बात हर जगह होती है, पूरे विश्व में, हर एक कंट्री में। वो अलग की बात है कि कहीं पे लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो अलग का पॉइंट है, लेकिन बात सभी इसके बारे में करते हैं। तो इसी को लेकर के एक डिक्लेरेशन हुआ था, क्या? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल काइंड। और ये कब हुआ था साइन? तो 10 दिसंबर 1948। ठीक, ये हुआ था और इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। 2024 की थीम क्या थी ह्यूमन राइट्स डे की? आवर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कम इनटू फोर्स? विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं 1992, 2002, 1982 या फिर 1972। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1992। अगला क्वेश्चन है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको एनडीएमए कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो एनडीएमए है
एक एक्ट आया था, कब आया था? 2005 में। उसी 2005 एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू कब? 27 सितंबर 2006 में किसकी स्थापना की जाती है? एनडीएमए की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो होम मिनिस्ट्री में आता है ये, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और चेयरमैन कौन होता है? पीएम। चलो आगे बढ़ते हैं। Which constitutional amendment act added a new fundamental duty to the Indian Constitution in 2002? 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शंस 86वें संशोधन के द्वारा, 62वें, 99वें या फिर 74वें। तो देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। जैसे संविधान का संशोधन हुआ था 42वां, समय था 1976, और इस 42वें संशोधन के थ्रू क्या ऐड किया गया? पार्ट 4, और इसी पार्ट 4 में आर्टिकल 51A ऐड किया गया स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन द्वारा। और यही आर्टिकल 51A में आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितनी ऐड की गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है। फिर 86वां संवैधानिक संशोधन आया, 86 कब आया? 2002 में आया, और इसमें एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, कुल मिलाकर के 11 हो गए, ठीक है। और वो 11वीं थी क्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं कई बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई थी वो क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? ऑप्शंस है राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात। देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से अगर डेटा देखें तो वेस्ट बंगाल था, लेकिन ये रिलेवेंट कब माना जाएगा? आज के पर्सपेक्टिव से। मतलब अगर अब ये जो आने वाला एग्जाम है 2025 का यूपीएसआई का, उसमें अगर सेम क्वेश्चन पूछ ले तो भैया फिर तो डेटा हो गया है चेंज। पहले नंबर पे है यूपी के, लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूँ। पहले पे है यूपी, दूसरे पे है तेलंगाना, और तीसरे पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड सीलिंग रेफर्स टू, यानी भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच नोबडी कैन होल्ड एनी लैंड, उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। फिर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम लिमिट बियॉन्ड विच नोबडी कैन होल्ड एनी लैंड, उस न्यूनतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। मुझे लगता है पहला और दूसरा ऑप्शन सेम ही है, ठीक है। अच्छा ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। फिक्सेशन ऑफ फिक्स्ड लिमिट बियॉन्ड विच नोबडी कैन होल्ड वेटलैंड, या फिर फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच नोबडी कैन होल्ड एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखो सही आंसर है ऑप्शन ए। लैंड सीलिंग होता क्या है? तो एक एक्ट आया था 1961 में, और उसी एक्ट के थ्रू कहा गया कि देखो एक लिमिट होती है कि आप अपने नाम पे जमीन रख सकते हैं, उस लिमिट तक अगर आप पहुंच गए तो उसके बाद आप जमीन नहीं खरीद सकते। ये आपने गांव में भी सुना होगा। मेरे आसपास भी कई लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इन्होंने इतनी जमीन खरीद ली है कि अब इनके ऊपर बैन लग गया है कि अब ये जमीन खरीद ही नहीं सकते। तो एक पर्टिकुलर वो बैन होता है, वो उसी को लैंड सीलिंग कहा जाता है, ठीक है। चलो, विच कमीशन इज इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012? किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है? बेसिकली ये बात क्या कर रहा है पता है? पॉक्सो की। पॉक्सो एक्ट जो आया था 2012 में, क्या है पॉक्सो का फुल फॉर्म? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो इसकी मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन करता है कौन? एनसीपीसीआर, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। एनसीपीसीआर है क्या? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक। इसी यही जो है यही कमीशन जो है यही इसकी मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन करता है, किसकी? पॉक्सो एक्ट की, 2012 में आया था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 years इन एनी फैक्ट्रीज, माइन
और अदर हजार्डस एक्टिविटीज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कौन से आर्टिकल में कहा गया है भैया 14 वर्ष से कम अगर बच्चा है तो किसी भी खतरनाक जगह पे काम नहीं करेगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 34 या फिर आर्टिकल 44? तो देखो भैया, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये तो होगा नहीं। आर्टिकल 24 इज द राइट आंसर। इसी में ये बात कही गई है कि बच्चे जो है 14 साल से कम के वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 34 में क्या है? आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ के बारे में, ठीक। और आर्टिकल 44 एज यू ऑल नो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। In which year was the Criminal Tribes Act passed by the British colonial government? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1861, 1881, 1891 या फिर 1871। तो कब पास किया गया था? सन 1871 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अंग्रेजों का जब शासन था तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था, यही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में, जिसके तहत क्या था? वो कहते थे कुछ ऐसे ट्राइब्स है ना, उनको क्रिमिनल ही कह दिया था कि ये क्रिमिनल ही हैं, ठीक है। उनको अपराध की कैटेगरी में रख दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्राइब्स थे। और ये क्या करते थे? उनको प्रॉपर उनके साथ एट्रोसिटीज करते थे अंग्रेज, और रेगुलर एक नियम बना दिया था कि रेगुलर आ करके वो अपनी हाजिरी दे करके जाएंगे, अपनी प्रेजेंट लगा करके जाएंगे कि हाँ भैया मैं प्रेजेंट हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो कि इसको एक तरीके से एट्रोसिटी समझो कि बिना किसी अपराध के ही पूरी ट्राइब को ही अपराधी घोषित कर दिया था। और उसके लिए प्रॉपर एक बकायदा एक्ट लेकर के आए थे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। पूरी की पूरी ट्राइब को ही क्रिमिनल बना दिया था। तो ये हाल था अंग्रेजों का जो हमारे साथ करके गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। The main objective of the Public Liability Insurance Act is to provide immediate relief for the victims of who suffer from the accidents involving, यानी कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो किससे संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं? बोथ हजार्डस एंड नॉन हजार्डस सब्सटेंसेस, मेडिकल वेस्ट सब्सटेंसेस, नॉन हजार्डस सब्सटेंसेस या फिर हजार्डस सब्सटेंसेस। हिंदी में अगर देखें तो खतरनाक और गैर खतरनाक पदार्थ दोनों, चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ, गैर खतरनाक पदार्थ या फिर खतरनाक पदार्थ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो एक्ट है ना, कौन सा? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये आया कब था? 1991 में आया था। और इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी किसी भी खतरनाक या गैर खतरनाक पदार्थ से अगर दुर्घटना होती है, ठीक है, तो वो किस एक्ट के अंतर्गत इंश्योर्ड है? तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत। अगला प्रश्न है, What is the mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter called? यानी कि पोषण की वह विधि कौन सी है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शंस है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या जिसको स्वपोषी पोषण कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषम पोषी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण या फिर सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या मृत पोषित पोषण। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप यहाँ से देखोगे मृत की बात कर रहा है ना और यहाँ भी मृत पोषित है, तो ये देख करके ही आप ऑप्शन डी लगा दोगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? पौधे होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे पौधे जो खुद से भी अपना खाना बनाते हैं लेकिन वो दूसरे पौधों के भी सहारे रहते हैं, जैसे जो बेल होती है, लताएं होती हैं, हरी होती हैं, खुद से भी खाना बनाती हैं, लेकिन कई बार बड़े पेड़ों पर अपनी लताओं को उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं उसको डाल करके फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लेती हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये परजीवी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि कुत्ते हैं उनमें टिक्स लगते हैं, तो ये पैरासाइटिक एक तरीके से होता है ना, कि कुत्तों के ब्लड पे वो पलती हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे फंगस होता है, ठीक है, तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्टोट्रॉफिक होता है मृतपोषी, यानी कि जो मृत जीव होते हैं या फिर पत्तियां हैं सड़ गल गई हैं, तो उससे जो अपना पोषण करते हैं वो सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, एवरी ईयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इज पब्लिश्ड बाय,
प्रतिवर्ष किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन डी, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटब्रेक ऑफ मीनामाता डिजीज वॉज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय, यानी कि जो मीनामाता रोग का प्रकोप है, जो मीनामाता रोग है, किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? ऑप्शन है लेड या सीसा, आर्सेनिक, कैल्शियम या फिर मरकरी है जिसको पारा कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मरकरी। बेसिकली ये जो मीनामाता डिजीज है इसका नाम क्यों पड़ा, पहली बात तो ये जान लो। तो इसका पहला केस आया था जापान के मीनामाता में, कब? 1956 में, और वहीं से इस डिजीज का नाम भी पड़ गया क्या? मीनामाता डिजीज। अब इसमें क्या होता है, किसकी वजह से होता है? तो जो पानी है, पानी में जब मरकरी घुल जाता है और वो पानी पॉल्यूट हो जाता है, और वही पानी जब लोग कंज्यूम करते हैं तो उसी से एक डिजीज उत्पन्न होती है, उसी को मीनामाता डिजीज कहा जाता है। और मीनामाता कहा क्यों जाता है? क्योंकि पहली बार ये मीनामाता में ही इसका केस रिपोर्ट हुआ था, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्राइवेट पर्सन फॉर पब्लिक पर्पज इज कॉल्ड एज, यानी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सरकार के अधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ऑनरशिप, एमिनेंट डोमेन, बोना वैकेंशिया या फिर एस्चीट, जिसको बोलते हैं स्वामित्व, अभिग्रहण अधिकार, मालिकाना माल या बोना वैकेंशिया या फिर राजगामित्व। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक एक्ट है क्या? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में आया था। ऑलरेडी जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं उनमें कई बार इसका डिस्कशन हो चुका है। तो इसी एक्ट के तहत सरकार को अगर कोई जमीन चाहिए और वो किसी व्यक्ति की है ना, जैसे एग्जांपल में बताऊं, जब हाईवे वगैरह निकलता है, ठीक है, तो लोगों की जमीनें जाती हैं, किसानों की, तो इसी को एमिनेंट डोमेन कहते हैं। ठीक, अभी किस एक्ट के तहत आता है? वही जो मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्ट का नाम बताया, 2013। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा कि ये जो इस एक्ट के तहत जो मार्केट के हिसाब से जो उस लैंड की वैल्यू लगाई जाती है वो कौन निर्धारित करता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Which of the following articles of the Indian Constitution provides for the office of Advocate General for the states? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? बेसिकली एडवोकेट जनरल AG के बारे में पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में आता है। ऑप्शन है आर्टिकल 170, 160, 165 या फिर 148। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल की बात होती है, जो कि स्टेट में होता है। सेंट्रल में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अच्छा, आर्टिकल 170 में क्या है? कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये हो गया। आर्टिकल 160 में क्या है? डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। 165 में एडवोकेट जनरल होता ही है। 148 में होता है क्या? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल वॉज हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ, यानी कि उद्देशिका को कौन से केस के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? कौन सा ऐसा केस है? तो ऑप्शंस देखते हैं, संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्राइबल, केशवानंद भारती, वैसे एक्चुअली ये है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस, 1973 का केस है ये। ठीक है, और इसी में कहा गया भैया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन ट्रायल फॉर कोविड-19 इज, कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? तो कौन सा था? आपको सभी को पता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोवैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। ठीक है, सबसे पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर की फील्ड से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव,
ब्लू रे डीवीडी, रैम या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो प्राइमरी आपको सभी को पता है रैम, रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है इसका फुल फॉर्म होता है रैम, इसकी प्राइमरी मेमोरी होती है। बाकी के जो तीनों है ना ये बाहर से लगते हैं, ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा बाहर से लगाई जाती है, ब्लू रे डीवीडी तो आपको पता है डीवीडी अलग से लगाई जाती है, फ्लैश ड्राइव इस यूएसबी जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं वो भी अलग से ही लगाई जाती है। लेकिन जो रैम होती है वो ऑलरेडी सिस्टम में होती है, सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी है वो, ठीक। ओके, अगला प्रश्न है द यूज ऑफ अ मोटर व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क इज प्रोहिबिटेड अंडर। बेसिकली तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए, बेसिकली ऐसे समझो कि जो बिना इंश्योरेंस के अगर पब्लिक प्लेस में आप गाड़ी चला रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, पहली बात तो ये ध्यान रख लो, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 1988 के तहत सेक्शन 146 का 1, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 146 की क्लॉज 1 के तहत ये कहा गया कि आप पब्लिक प्लेस में बिना इंश्योरेंस के, है ना, आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान, परेशान होने वाली बात नहीं है। Who has the authority to create or abolish state legislative council? ठीक, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसको कौन करता है? ऑप्शंस दोबारा देखो, पहली बात तो किस आर्टिकल में आता है अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, इसको अबॉलिश और क्रिएट करने का अधिकार होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 169 के तहत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिगार्डेड एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र, बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? नीति आयोग, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन। तो आप सभी को पता है किस बारे में बात की जा रही है, राजकोषीय, रुपए पैसे बेसिकली बात की जा रही है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? फाइनेंस कमीशन, मेन यही होता है भाई, ठीक है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अंतर्गत सारे खर्चे जो होते हैं, फिर उसका अलग प्रोसेस है। बेसिकली फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट से नोट कर लो, किस आर्टिकल में आता है फाइनेंस कमीशन? कई बार पूछा है, आर्टिकल 280 में आता है फाइनेंस कमीशन, ठीक। चलो ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बड़ा क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है। A death sentence may be passed by the judicial magistrate after receiving confirmation from the high court। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर है a death sentence may be passed by the executive magistrate after receiving confirmation from the high court, ठीक है। फिर a death sentence may be passed by the court of session after receiving confirmation from the high court, या फिर a death sentence may be passed by the court of session without receiving confirmation from the high court। अब इसी का हिंदी अगर ट्रांसलेशन देखें तो न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, या फिर उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, या फिर उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो बेसिकली ऐसे समझो, इसको बहुत शॉर्ट में मैं करके बता दे रहा हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन 407 और 409, इसके तहत क्या कहा गया कि एक डेथ सेंटेंस को कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा पास किया जा सकता है। कब? जब वो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ले लेगा। तो ऑप्शन सी, यानी कि ये जो सी वाला हिस्सा है, सी वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अगर हम देखेंगे ओनली सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसमें है ओनली सी, ठीक है। तो क्या कहा गया फिर से? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जो कि CRPC की जगह पे आया,
उसी के सेक्शन 407 409 के तहत कहा गया कि उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, चलो। रेडक्लिफ लाइन वॉज डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? तो ऑप्शन है चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो रेडक्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। फिर मैकमोहन लाइन है, वो भारत और किसके बीच में? चाइना के बीच में। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसी के ऊपर ये लाइन खींची हुई है। ठीक, मैकमोहन किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। अच्छा, एक कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे एक डूरंड लाइन है, वो किन दो देशों के बीच में है? चलो आप ही कमेंट बॉक्स में करके बताना कि डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है। ठीक, चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, ये मतलब ऐसी लाइंस हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी बनाती हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17th पैरेलल साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच की लाइन है। 20th मतलब 20वीं पैरेलल लीबिया और सूडान के बीच में है। 22nd पैरेलल इजिप्ट और सूडान। 25th पैरेलल मॉरिटानिया एंड माली। 31st पैरेलल ईरान एंड इराक। 38th पैरेलल साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में। डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा। हिंडनबर्ग लाइन ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन जैसे मैंने बताया चाइना और इंडिया के बीच में। मैजिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैनरहेम लाइन ये रशिया और फिनलैंड के बीच में है। ओडेरनेसी लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में। रेडक्लिफ लाइन जैसा कि मैंने बताया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सिगफ्रीड लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ब्लू लाइन मिलेगी आपको लेबनान और इसराइल के बीच में। और ग्रीन लाइन ये जिसको यूएन बफर जोन कहते हैं, ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश साइप्रस के बीच में स्थित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स में बना लीजिए, कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न, द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किससे लिया गया है? ऑप्शंस हैं रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रशियन रेवोल्यूशन। ठीक, अब कुछ चीजें देख लेते हैं कहां से हमारे संविधान में लिया गया है। तो देखो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है, तो उसकी ट्रिक है एलीज डीपी इज नंबर 1। एलीज से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट याद कर लो, डीपी से डीपीएसपी याद कर लो, पार्ट 4 में ये आपको मिलेगा। नंबर 1 से आप याद कर सकते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। अब आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप इधर देखेंगे पहली ट्रिक है ट्रिक 1 पार्ले बिस्किट, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाईकैमरलिज्म और सिंगल सिटीजनशिप। फिर दूसरी ट्रिक है साइन बाय इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म और कॉम से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर और रेट्स, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया गया है, जैसे प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। ये ट्रिक है। अब इससे याद कैसे कर सकते हो? प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट लिया गया, फंड से फंडामेंटल राइट्स याद कर सकते हो, रिमूवल से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट, इनकी प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिमूवल होता है, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। फिर प्रेसिडेंट से याद रख सकते हो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी यूएसए से लिया गया है। जजेस, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है। ठीक, फिर अगला कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीजें ली गई हैं, उसके लिए क्या याद कर सकते हो? कैन आई नो फेड्स एड्रेस, तो कैन से कनाडा हो गया, फेड से क्या? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रेस्ट से रेजिडरी पावर ऑफ सेंटर। ठीक, तो ये चीजें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1887, 1890 या फिर 1891।
सही उत्तर है ऑप्शन बी 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर रिसीविंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर then you are eligible to claim a tax exemption under the income tax act for a minimum of up to, यानी कि यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम कितने बच्चों के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अप टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 चिल्ड्रन तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आप, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है तो 2 बच्चों तक आप टैक्स फ्री रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोधों पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट के कहने पे ऐसा यूपीएससी करता है। ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 की इसकी स्थापना हुई थी, 1 अक्टूबर को। ठीक है, किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 315 में इसका मेंशन मिलता है, किसका, यूपीएससी का। पहले चेयरमैन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए रॉस बेकर। वर्तमान में कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर अगला प्रश्न, द पब्लिक अथॉरिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन सच एज, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई, जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस ऑफ बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, ट्रेड सीक्रेट्स, व्यापार के रहस्य, या फिर इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ABCD। ये सारे ऐसे, मतलब ये सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटीज को मतलब उनको अलाउ नहीं है कि आप ये पब्लिक डोमेन में जा करके इसको डिस्क्लोज करो। तो ये सारी की सारी चीजें पब्लिक अथॉरिटीज जो है वो नहीं डिस्क्लोज कर सकती हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, OTT प्लेटफॉर्म, अ स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस ऑफर्ड डायरेक्टली टू व्यूअर्स वाया द इंटरनेट, इज एन एब्रिविएशन ऑफ, यानी बेसिकली पूछ रहा है OTT का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑनलाइन टू टेलीविजन, ओवर द टेलीस्क्रीन, ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन, या फिर ओवर द टॉप। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओवर द टॉप। ठीक है, जो OTT जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जो भी चीजें आप देखते हैं इनको OTT प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ठीक, सो ये थे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जो भी आंसर आपसे मैंने पूछा क्वेश्चन का। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।